कथा कहानी किस्सा के सभी दोस्तों को नमस्कार। हिंदुस्तान का विभाजन इतिहास की एक ऐसी त्रासदी है जिसका दंश अभी तक दोनों मुल्क के प्रभावित लोग झेल रहे हैं। विभाजन के राजनीतिक कारण चाहे जो भी रहे हों, इसका सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक असर अभी तक दोनों देशों में है। आज पेश है इसी विषय पर उर्दू के विख्यात कथाकार सादत हसन मंटो की कहानी टोबा टेक सिंह। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि अखलाकी कैदियों की तरह पागलों का तबादला भी होना चाहिए, यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल, बहरहाल दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंसें हुई और बिल आखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकर्रर हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वो मुसलमान पागल जिनके लवाहिकीन हिंदुस्तान में ही थे वहीं रहने दिए गए थे, जो बाकी थे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया। यहाँ पाकिस्तान में चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसीलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही न पैदा हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सब के सब पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए। उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प चिमगोइयां होने लगीं। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज बाकायदगी के साथ जमींदार पढ़ता था, उससे जब उसके एक दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े गौर और फिक्र के साथ जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस्तरे बनते हैं। ये जवाब सुनकर उसका दोस्त मुतमईन हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहां की बोली भी नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तानों की बोली आती है, हिंदुस्तानी बड़े शैतानी, अकड़ अकड़ फिरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिरा और बेहोश हो गया। बास पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। उनमें अक्सरियत ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया था कि फांसी के फंदे से बच जाएं। ये कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ है और ये पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाकयात से वो भी बेखबर थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे। उनकी गुफ्तगू से भी वो कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्नाह है जिसको कायद आजम कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये कहाँ है, उसका महल वक़ू क्या है, इसके मुतालिक वो कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि पागल खाने में वो सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह से माऊफ नहीं हुआ था, इस मखमसे में गिरफ्तार थे कि वो पाकिस्तान में हैं या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में हैं तो पाकिस्तान कहाँ है, अगर वो पाकिस्तान में हैं तो ये कैसे हो सकता है कि वो कुछ अरसे पहले यहीं रहते हुए ही हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते समय एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और टहनी पर बैठकर 2 घंटे मुसलसल तकरीर करता रहा जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थी। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूं, न पाकिस्तान में, मैं इस दरख्त पर ही रहूंगा। बड़ी मुश्किलों के बाद जब उसका दौरा सर्द पड़ा तो वो नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिल मिल कर रोने लगा। इस ख्याल से उसका दिल भर आया था कि वो उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक MSc पास रेडियो इंजीनियर में जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाग की एक खास रविश पर सारा दिन खामोश टहलता रहता था, ये तब्दीली नमूदार हुई कि उसने तमाम कपड़े उतार कर दफादार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना फिरना शुरू कर दिया।
चैनियोट के एक मोटे मुसलमान पागल ने, जो मुस्लिम लीग का सरगर्म कारकुन रह चुका था और दिन में 1500 मरतबा नहाया करता था, यकलख्त ये आदत तर्क कर दी। उसका नाम मोहम्मद अली था। चुनाचे उसने एक दिन अपने जंगले में ऐलान कर दिया कि वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। करीब था कि इस जंगले में खून खराबा हो जाए, मगर दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलहदा अलहदा बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसी शहर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत हो गई थी। गो उसने उस वकील को ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में भी वो उसको भूला नहीं था। चुनाचे वो उन तमाम हिंदू और मुस्लिम लीडरों को गालियां देता था जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई और वो पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकील को कई पागलों ने समझाया कि वो दिल बुरा न करे, उसको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उस हिंदुस्तान में जहां उसकी महबूबा रहती है। मगर वो लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए कि उसका ख्याल था कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड में एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आज़ाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो उनको बहुत सदमा हुआ। वो छुप छुप कर घंटों आपस में इस अहम मसले पर गुफ्तगू करते रहते थे कि पागल खाने में अब उनकी हैसियत किस किस्म की होगी। यूरोपियन वार्ड रहेगा या उड़ा दिया जाएगा? ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं? क्या उन्हें डबल रोटी की बजाय ब्लडी इंडियन चपाती तो जहर मार नहीं करनी पड़ेगी? एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त उसकी जुबान से ये अजीब गरीब अल्फाज सुनने में आते थे। ओपड़ दी गुड़, गुड़ दी एनेक्स दी, बेध्याना दी, मंग दी दाल, अफद लालटेन। वो दिन को सोता था न रात को। पहरेदारों का ये कहना था कि 15 बरस के तवील अरसे में वो एक लहजे के लिए भी नहीं सोया, लेटा भी नहीं था। अलबत्ता कभी कभी किसी दीवार के सहारे टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़ा रहने से उसके पांव सूज गए थे, पिंडलियां भी फूल गई थीं, मगर उस जिस्मानी तकलीफ के बावजूद लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के मुतालिक जब कभी पागल खाने में गुफ्तगू होती तो वो गौर से सुनता था। कोई उससे पूछता था कि उसका क्या ख्याल है तो वो बड़ी संजीदगी से जवाब देता था, ओपड़ दी गुड़, गुड़ दी एनेक्स दी, बेध्याना दी, मूंग दी दाल, ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ दी टोबा टेक्सिंग गवर्नमेंट ने ले ली और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया टोबा टेक्सिंग कहाँ है जहां का वो रहने वाला है। लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो बताने की कोशिश करते थे खुद इस उलझाव में गिरफ्तार हो जाते थे कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था पर अब सुना है कि पाकिस्तान में है। क्या पता है कि लाहौर जो अब पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाए, या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और ये भी सीने पर हाथ रखकर कौन कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से ही गायब हो जाएं। उस सिख पागल के केस छिद्रे होकर बहुत मुख्तसर से रह गए थे। चूंकि बहुत कम नहाता था इसलिए दाढ़ी और सिर के बाल आपस में जम गए थे, जिसके बाइस उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी। मगर आदमी बेज़रर था। 15 वर्षों में उसने कभी किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागल खाने के जो पुराने मुलाजिम थे वो उसके मुतालिक जानते थे कि टोबा टेक्सिंग में उसकी कई ज़मीनें थीं। अच्छा खाता पीता ज़मींदार था कि अचानक दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में उसे बांध कर लाए और पागल खाने में दाखिल करा गए। महीने में एक बार मुलाकात के लिए ये लोग आते थे और उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त करके चले जाते थे। एक मुद्दत तक ये सिलसिला जारी रहा, पर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना बंद हो गया। उसका नाम बिशन सिंह था, मगर उसे टोबा टेक्सिंग कहते थे। उसको यह कतन मालूम नहीं था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है, या कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके अजीज़ व अकारिब उससे मिलने के लिए आते थे तो उसे अपने आप पता चल जाता था। चुनांचे वो दफादार से कहता था कि उसकी मुलाकात आ रही है। उस दिन वो अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता और सर में तेल लगाकर कंघा करता। अपने कपड़े जो वो कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा के पहनता और यूं सज कर मिलने वालों के पास जाता।
وہ اس سے کچھ پوچھتے تو وہ خاموش رہتا یا کبھی کبھار اوپر دی گڑ گڑ دی انیکس دی بے دھیانہ دی منگ دی دال اف دی لالٹین کہہ دیتا۔ اس کی ایک لڑکی تھی جو ہر مہینے ایک انگلی بڑھتی بڑھتی 15 برسوں میں جوان ہو گئی تھی۔ بشن سنگھ اس کو پہچانتا ہی نہیں تھا۔ وہ بچی تھی، جب بھی اپنے باپ کو دیکھ کر روتی تھی، جوان ہوئی تب بھی اس کی آنکھوں میں آنسو بہتے تھے۔ پاکستان اور ہندوستان کا قصہ شروع ہوا تو اس نے دوسرے پاگلوں سے پوچھنا شروع کیا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے؟ جب اطمینان بخش جواب نہ ملا تو اس کی کرید دن بدن بڑھتی گئی۔ اب ملاقات بھی نہیں آتی تھی۔ پہلے تو اسے اپنے آپ پتہ چل جاتا تھا کہ ملنے والے آ رہے ہیں، پر اب جیسے اس کے دل کی آواز بھی بند ہو گئی تھی جو اسے ان کی آمد کی خبر دے دیا کرتی تھی۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ لوگ آئیں جو اس سے ہمدردی کا اظہار کرتے تھے اور اس کے لیے پھل، مٹھائیاں اور کپڑے لاتے تھے۔ وہ اگر ان سے پوچھتا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے تو وہ اسے یقیناً بتا دیتے کہ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ وہ ٹوبا ٹیک سنگھ سے ہی آتے ہیں جہاں اس کی زمینیں ہیں۔ پاگل خانے میں ایک پاگل ایسا بھی تھا جو خود کو خدا کہتا تھا۔ اس سے جب ایک روز بشن سنگھ نے پوچھا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں، تو اس نے حسب عادت قہقہا لگایا اور کہا وہ پاکستان میں ہے نہ ہندوستان میں، اس لیے کہ ہم نے ابھی تک حکم ہی نہیں دیا۔ بشن سنگھ نے خدا سے کئی مرتبہ منت سماجت سے کہا کہ وہ حکم دے دے تاکہ جھنجھٹ ختم ہو، مگر وہ بہت مصروف تھا، اس لیے کہ اسے اور بے شمار حکم دینے تھے۔ ایک دن تنگ آ کر وہ اس پر برس پڑا۔ اوپر دی گڑ گڑ دی انیکس دی بے دھیانہ دی منگ دی دال اف واہے گرو جی دا خالصہ اینڈ واہے گرو جی دی فتح، جو بولے سو نہال ست سری اکال۔ اس کا شاید یہ مطلب تھا کہ تم مسلمانوں کے خدا ہو، سکھوں کے خدا ہوتے تو ضرور میری سنتے۔ تبادلے سے کچھ دن پہلے ٹوبا ٹیک سنگھ کا ایک مسلمان دوست ملاقات کے لیے آیا۔ پہلے وہ کبھی نہیں آیا تھا۔ جب بشن سنگھ نے اسے دیکھا تو ایک طرف ہٹ گیا اور واپس جانے لگا، مگر سپاہیوں نے اسے روکا۔ یہ تم سے ملنے آیا ہے، تمہارا دوست فضل دین ہے۔ بشن سنگھ نے فضل دین کو ایک نظر دیکھا اور کچھ بڑبڑانے لگا۔ فضل دین نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ تم سے ملوں، لیکن فرصت ہی نہ ملی۔ تمہارے سب آدمی خیریت سے ہندوستان چلے گئے، مجھ سے جتنی مدد ہو سکی میں نے کی۔ تمہاری بیٹی روپ کور، وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ بشن سنگھ کچھ یاد کرنے لگا۔ بیٹی روپ کور؟ فضل دین نے رک رک کر کہا، ہاں وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، انہی کے ساتھ چلی گئی۔ بشن سنگھ خاموش رہا۔ فضل دین نے کہنا شروع کیا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری خیر خیریت پوچھتا رہوں۔ اب میں نے سنا کہ تم ہندوستان جا رہے ہو، بھائی بلویر سنگھ اور بھائی ودھاوا سنگھ سے میرا سلام کہنا، اور بہن امرت کور سے بھی۔ بھائی بلویر سے کہنا کہ فضل دین راضی خوشی ہے۔ 2 بھوری بھینسیں جو وہ چھوڑ کر گئے تھے ان میں سے ایک نے کٹا دیا ہے اور دوسری کے کٹی ہوئی تھی، پر وہ 6 دن کی ہو کے ہی مر گئی۔ اور میرے لائق جو بھی خدمت ہو کہنا، میں ہر وقت تیار ہوں، اور یہ تمہارے لیے تھوڑے سے مرونڈے لایا ہوں۔ بشن سنگھ نے مرونڈوں کی پوٹلی لے کر پاس کھڑے سپاہی کے حوالے کر دی اور فضل دین سے پوچھا، ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے؟ فضل دین نے قدر حیرت سے کہا، کہاں ہے؟ وہیں ہے جہاں تھا۔ بشن سنگھ نے پھر پوچھا، پاکستان میں یا ہندوستان میں؟ فضل دین بوکھلا سا گیا، ہندوستان؟ نہیں، پاکستان میں۔ بشن سنگھ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا، اوپر دی گڑ گڑ دی انیکس دی بے دھیانہ دی منگ دی دال آف پاکستان اینڈ ہندوستان آف دی در پھٹے منہ۔ تبادلے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آنے والے پاگلوں کی فہرستیں پہنچ گئی تھیں اور تبادلے کا دن بھی مقرر ہو چکا تھا۔ سخت سردیاں تھیں جب لاہور کے پاگل خانے سے ہندو سکھ پاگلوں سے بھری ہوئی لاریاں پولیس کے محافظ دستے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ متعلقہ افسر بھی ہمراہ تھے۔ واگھا کے بارڈر پر طرفین کے سپرنٹینڈنٹ ایک دوسرے سے ملے اور ابتدائی کارروائی ختم ہونے کے بعد تبادلہ شروع ہو گیا، جو رات بھر جاری رہا۔ پاگلوں کو لاریوں سے نکالنا اور ان کو دوسرے افسروں کے حوالے کرنا بڑا کٹھن کام تھا۔ بعض تو باہر نکلتے ہی نہیں تھے۔ جو نکلنے پر رضامند ہوئے تھے ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا، کیونکہ ادھر ادھر بھاگ اٹھتے تھے۔
जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते, वो फाड़ कर अपने तन से उनको जुदा कर देते। कोई गालियां बक रहा है, कोई गा रहा है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। पागल औरतों का शोर गोगा अलग था और सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि दांत से दांत बज रहे थे। पागलों की अक्सरियत इस तबादले के हक में नहीं थी, इसलिए कि उनकी समझ में नहीं आता था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़ कर यहाँ क्यों फेंका जा रहा है। वो चंद जो कुछ सोच समझ सकते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 मरतबा फसाद होते होते बचा, क्योंकि बाज मुसलमानों और सिखों को ये नारा सुनकर तैश आ गया था। जब बिशन सिंह की बारी आई और वाघा के उस पार मुतल्लिका अफसर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा, तो उसने पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? मुतल्लिका अफसर हंसा, पाकिस्तान में? ये सुनकर बिशन सिंह उछलकर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने बाकी मांदा साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया। टोबा टेक सिंह यहाँ है। और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, ऊपर दी गुड़ दी एलेक्स दी बेध्याना दी मंगती दाल ऑफ टोबा टेक सिंह इन पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया कि देखो, अब टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं गया है तो उसे फौरन वहां भेज दिया जाएगा, मगर वो न माना। जब उसको जबरदस्ती दूसरे तरफ ले जाने की कोशिश की गई तो वो दरमियान में एक जगह पर इस अंदाज में अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया जैसे अब उसे कोई ताकत वहां से नहीं हिला सकेगी। आदमी क्योंकि बेज़रर था, इसलिए उससे मजीद जबरदस्ती न की गई। उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और तबादले का बाकी काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले साकित व सामित बिशन सिंह के हलक से एक फलक शिगाफ चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़े आए और देखा कि वो आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा था, औंधे मुंह लेटा हुआ है। उधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था। टोबा टेक सिंह। अभी आप सादत हसन मंटो की ये उर्दू कहानी सुन रहे थे। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।